कैपेसिटी भी है, विच मेक्स दिस अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो हमने बेसिक कंडीशन तो कल ही चेक कर लिए थे, अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे अप्लाइंग द मेथड ऑफ LCM। तो मैंने आपको बताया था कि यूजुअली तो क्या होता है, क्वेश्चन में हमारे पास टेक्स्ट बुक होगा या क्वेश्चन पेपर होगा जहाँ पर ये इस तरीके का मैट्रिक्स हमको दिया होगा, तो हमको पूरा मैट्रिक्स वापस से हमारे आंसर शीट में या नोटबुक में लिख करके फिर उसको सॉल्व करना है। अगर मेरे को यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसी मैट्रिक्स के ऊपर ही सम सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन, बैलेंस्ड और मिनिमाइजेशन दोनों ही है। अब क्या करना है, वी हैव टू डिसाइड कि कौन से सेल में सबसे पहले एलोकेशन आएगा। NWCR मेथड में हम क्या करते थे, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती थी, सीधा टॉप मोस्ट लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर वाला सेल पकड़ के वहां पे एलोकेशन करते जाते थे। इट हैड नथिंग टू डू विद द कॉस्ट वाला थिंग, एंड दैट इज वाई उसको हम लोग सबसे इलॉजिकल मेथड बोलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे मैट्रिक्स को हम लोग स्कैन करेंगे, देखेंगे पूरे मैट्रिक्स में से जो भी सेल में मिनिमम कॉस्ट होगा उस सेल में जाके सबसे पहले एलोकेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट है ₹1 पर यूनिट, है ना। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो ₹1 पर यूनिट है, और ये फॉल करता है D3O1 पे, यानी कि D3O1 वाले सेल में फॉल कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहला एलोकेशन करेंगे। तो D3 का डिमांड जो है वो 80 यूनिट्स का है, O1 का कैपेसिटी जो है वो 100 का है। तो भले O1 के पास 100 यूनिट्स का कैपेसिटी है, बट क्योंकि D3 का 80 से ज़्यादा का डिमांड ही नहीं है, तो वो उससे ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करेगा ही नहीं, परचेज करेगा ही नहीं। तो मैक्सिमम यूनिट जो हम लोग यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं वो है 80 यूनिट्स, जिससे D3 का पूरा डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगा और D3 का डिमांड जो हो जाएगा 0। हाउएवर O1 का कैपेसिटी जो है वो 100 का था, उसमें से उसने 80 यूनिट्स जो है वो D3 को सप्लाई कर दिया, तो नाउ वी स्टिल लेफ्ट विद अ कैपेसिटी ऑफ 20 यूनिट्स। ठीक है, और क्योंकि अब D3 पूरा 0 हो चुका है, डिमांड सेटिस्फाई हो चुका है, तो वो फर्दर डिमांड नहीं करेगा, तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, कमिंग अब उसके बाद अगला सेल डिसाइड करना है कहाँ पर फिर से एलोकेशन करें। तो क्योंकि LCM है, तो हम बचे हुए मैट्रिक्स में से लीस्ट कॉस्ट वाले सेल को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एलोकेशन करेंगे। तो अब यहाँ पे एक है ₹2 पर कॉस्ट, तो ₹2 पर यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला सेल है। D4O2 में फॉल करता है ये सेल, जहाँ पर डिमांड है D4 का 60 यूनिट्स का और कैपेसिटी है O2 का 125 यूनिट्स का। तो हाउएवर कैपेसिटी भले 125 यूनिट्स का है, बट क्योंकि D4 का डिमांड ही सिर्फ 60 यूनिट्स का है, तो वो मैक्सिमम 60 यूनिट्स ही परचेज करेगा। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम एलोकेशन जो आएगा वो 60 यूनिट्स का ही आएगा, जिससे D4 का डिमांड जो है वो 0 हो गया, एंड O2 का कैपेसिटी 125 माइनस 60 स्टिल लेफ्ट विद 65 यूनिट्स का कैपेसिटी। एंड क्योंकि D4 भी 0 हो गया, तो उसको एक कैंसिल कर देंगे। उसके बाद बचे हुए मैट्रिक्स में से, मतलब यही चीज बार बार हमको रिपीट करते जानी है जब तक हम लोग के सारे एलोकेशंस, सारा डिमांड्स और सेटिस्फाई नहीं हो जाता, सारी सप्लाई हमारी यूज नहीं हो जाती तब तक। तो अब जो बचा हुआ मैट्रिक्स है वहां पे हमको मिनिमम कॉस्ट वाला सेल आइडेंटिफाई करना है। तो ₹3 पर यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला सेल यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को, तो वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो ही मिनिमम कॉस्ट है। D2O3 में फॉल करता है। D2 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, D2 का डिमांड जो है 90 यूनिट्स का है, O3 के पास 75 का कैपेसिटी है। अब यहाँ पर D2 तो चाहता है 90 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करना, बट इट विल नॉट बी एबल टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 90 यूनिट्स बिकॉज O3 के पास उतना कैपेसिटी ही नहीं है। O3 के पास मैक्सिमम 75 का कैपेसिटी है, तो मैक्सिमम 75 यूनिट्स ही ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम 75 का ही एलोकेशन डाल पाएंगे, जिससे D3 विल स्टिल बी लेफ्ट विद एन अनसेटिस्फाइड डिमांड ऑफ 15 यूनिट्स, है ना। D2 विल स्टिल बी लेफ्ट विद एन अनसेटिस्फाइड डिमांड ऑफ 15 यूनिट्स, एंड O3 का तो कैपेसिटी पूरा एग्जॉस्ट हो गया, पूरा 75 यूनिट्स उसने ट्रांसपोर्ट कर दिया है, तो उसका कैपेसिटी 0 हो गया। अब दिस इज वाई O3 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, क्योंकि अब वो फर्दर किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, किसी का ऑर्डर नहीं ले पाएगा। सो इस बार O3 कैंसिल हुआ है। अब फिर से बचे हुए मैट्रिक्स में से हमको मिनिमम कॉस्ट वाले सेल को आइडेंटिफाई करना है, तो वो ये वाला सेल है, ₹4 पर यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाला सेल, विच इज फॉलिंग अंडर D1O2। D1 का डिमांड है 70 यूनिट्स का,
जबकि O2 का कैपेसिटी जो है वो 65 यूनिट्स का ही है। तो अब भले D1 70 यूनिट्स मांग रहा है, लेकिन O2 के पास 65 से ज़्यादा यूनिट्स है ही नहीं, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम एलोकेशन जो है वो 65 का ही हो पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इससे क्या होगा, D1 will still be left with an unsatisfied demand of 5 यूनिट्स। तो अभी भी उसके पास 5 यूनिट का डिमांड है, जिसके लिए वो अभी भी रुकेगा मार्केट में। जबकि O2 जो है वो अपने पूरा कैपेसिटी अपना एग्जॉस्ट कर चुका है, जो बचे हुए 65 यूनिट्स थे वो भी उसने ट्रांसपोर्ट कर दिए D1 को, जिसके बाद अब वो जीरो हो गया है एंड अब वो किसी और के ऑर्डर नहीं ले सकेगा, किसी और को कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकेगा। सो दैट इज वाई अब हम लोग O2 को भी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो भी जीरो हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड्स है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये याद रहेगा, जमेगा करने को, अदरवाइज सब कुछ ऊपर से जाएगा। और इसीलिए मैंने बोला है एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करके इसको लिख करके करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस इट। इसको सिर्फ देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे को आ रहा है, बट जब आप करने बैठेंगे तो आप अटक जाओगे बीच में। ठीक है, अब बचे हुए 2 सेल है, तो दोनों में से सेल विद लीस्ट कॉस्ट ये है 5 रुपीज वाला सेल, विच इज फॉलिंग अंडर D2O1। तो वहां पर D2 का डिमांड है 15 यूनिट्स का एंड O1 का पास कैपेसिटी है 20 यूनिट्स का। तो फिर D2 का पूरा डिमांड सेटिस्फाई हो सकता है 15 यूनिट्स का, जिससे D2 जो है जीरो हो जाएगा एंड O1 विल स्टिल बी लेफ्ट विद एन अनएग्जॉस्टेड कैपेसिटी ऑफ 5 यूनिट्स। अब क्योंकि D2 जीरो हो चुका है, वो फर्दर डिमांड नहीं करेगा, तो D2 को हम लोग कर देंगे कैंसिल। अब एक ही सेल बचा है D1O1, जहां पर D1 का डिमांड भी 5 यूनिट्स है एंड O1 का कैपेसिटी भी 5 यूनिट्स का है। अब ये दोनों एग्जैक्टली टैली क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया था कि ये एक बैलेंस प्रॉब्लम है। मार्केट में जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई भी अवेलेबल है एंड दैट इज वाई ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है, टैली हो रहा है। अगर हमने पहले चेक नहीं किया होता और वो एक अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम होता, तो यहाँ पर हम लोगों को एलोकेशन करने में दिक्कत आती, या तो हमारा सप्लाई ज्यादा होता या तो हमारी डिमांड ज्यादा होती। एनीवेज, अब यहाँ पर एक ही सेल बचा है और 5 का ही डिमांड है, 5 का ही सप्लाई, तो 5 यूनिट्स यहाँ पे हम लोग एलोकेट कर देते हैं, जिससे ये D1 भी जीरो हो जाएगा एंड ये O1 भी जीरो हो जाएगा। अब D1 एंड O1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक साथ, क्योंकि दोनों ही जीरो हो चुके हैं। तो फाइनली सारा एलोकेशन हो गया, सारे डिमांड और सप्लाई पूरे हो गए हैं। ये तब तक करते रहना जब तक हमारे सारे ओरिजिन के कैपेसिटी जीरो नहीं हो जाए, सारे डेस्टिनेशंस के डिमांड जीरो नहीं हो जाए, उसके बाद ही हमको इसको स्टॉप करना है। तब तक हमको एलोकेशन करते रहना है। अब हम लोगों को क्या करना है, फाइनली हम लोग को एक टेबल बनाना है, टैबुलेट करना है, जैसे हमने कल भी किया था। अगर आपको अलग अलग जगह पर सेम लीस्ट कॉस्ट देखने मिलता है, तो उस केस में आपको उसके अंदर दोनों ही सेल के अंदर जा करके देखना है कि कौन से वाले सेल में कितना यूनिट्स एलोकेट हो रहा है। जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स एलोकेट हो रहा है, उस वाले सेल को चूज करके वहां पे पहले एलोकेशन करना है। ऐसा सिचुएशन आएगा आने वाले प्रॉब्लम्स में, वहां पे आई विल एक्सप्लेन कैसे करना है उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर अगर 1 रुपए का कॉस्ट है और एक और सेल पे भी अगर 1 रुपए का कॉस्ट होता, तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों के अंदर जाके देखते हैं कि दोनों जगह पे मैक्सिमम कितना यूनिट्स एलोकेट हो पा रहा है। जहाँ पे हाईएस्ट यूनिट्स एलोकेट होते हैं वहाँ पे पहले एलोकेशन करना है, सो दैट वी कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दैट लीस्ट कॉस्ट ओवर देयर। जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे वहाँ पे उतना हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उस लीस्ट कॉस्ट का। ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे आने वाले इलस्ट्रेशन में, हमको ऐसी सिचुएशन देखने मिलेगी, तो वहां पर आई विल एक्सप्लेन कैसे करना है उसको। अभी हम लोग इसको टैबुलेट कर लेते हैं, जो भी हमने ये सॉल्व किया है टेबल, जो हमने एलसीएम मेथड सॉल्व किया उसको टैबुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोगों को 5 कॉलम्स बनानी होंगी, फ्रॉम टू क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। फ्रॉम में आएगा कि कहाँ से गुड्स सेंड कर रहे हैं, ओरिजिन्स, और टू में आएगा डेस्टिनेशन जहाँ पे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। तो पहले हम लोग O1 से स्टार्ट करते हैं।
O1 ने कहाँ पे गुड्स भेजा है, पहले तो उसने D1 पे गुड्स सेंड किया है, कितने यूनिट सेंड किए हैं, 5 यूनिट्स। जो सर्कल में जो हमने नंबर्स एलोकेट किए वो नंबर ऑफ यूनिट्स है, और जो सेल के अंदर जो पहले से वैल्यू दी है वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो हमने D1 को 5 यूनिट सप्लाई किया, वहाँ पे 6 रुपीज का कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट 5 6 30। फिर से O1 ने D2 को भी सप्लाई किया है, 15 यूनिट्स वहाँ पे सप्लाई हुए हैं, 5 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वहाँ पर। सो टोटल कॉस्ट इज 15 into 5 दैट इज 75। उसके बाद O1 ने D3 को भी सप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ओरिजिन से आप एक ही डेस्टिनेशन पे सप्लाई कर सकते हो, आप कितने भी डेस्टिनेशन पे सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे O1 ने D1 को भी सप्लाई किया, D2 को भी किया, D3 को भी किया है। D3 को उसने 80 यूनिट्स सप्लाई किया है, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 1 रुपीज पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट आपका जो है 80 रुपीज का हो जाएगा। उसके बाद O1 का कैपेसिटी पूरा एग्जॉस्ट हो गया। फिर O2 का देख लेते हैं। O2 ने D1 को ट्रांसपोर्ट किया है 65 यूनिट्स, और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 4 रुपीज का था, तो 65 into 4 260 रुपीज का टोटल कॉस्ट हो गया। उसके बाद उसके अलावा O2 ने D4 को भी ट्रांसपोर्ट किया है, तो D4 का लिख लेते हैं। वहाँ पे उसने 60 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए हैं, कॉस्ट जो था 2 रुपीज का था, तो 60 into 2 120 रुपीज। और उसके बाद O3 वहाँ पर उसने D2 को ट्रांसपोर्ट किया है, टोटल यूनिट्स जो ट्रांसपोर्ट किए है वो है 75 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट है 3 रुपीज, तो 75 into 3 225 रुपीज का टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसके बाद अब हमने मतलब सारे ओरिजिन टू डेस्टिनेशन का जो भी ट्रांसपोर्टेशन का डिटेल है वो हमने नोट कर लिया है, कौन से जगह से किस जगह पे गुड्स ट्रांसपोर्ट हुए, कितने यूनिट्स और क्या कॉस्ट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का। फाइनली हम लोग इसका टोटल ले लेंगे, तो टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है अगर आप इसका टोटल लेंगे तो आएगा 790 रुपीज का, ठीक है। So this is the IBFS and this is the total transportation cost as